साथियों, हमने चैप्टर 127, 128, 129 और 130 में आपसे क्रमशः हंस योग, शशक योग, रुचक योग और मालव्य योग के बारे में बात की थी। और आज हम इन पंच महापुरुषों में से एक और योग भद्र योग के बारे में बात करेंगे। बुद्ध द्वारा निर्मित इस भद्र योग की बात हम शुरू करें उसके पूर्व इन पंच महापुरुष योगों के बारे में कुछ तथ्यपरक बात करना चाहेंगे। देखिए, आज का युग धन का युग है। आपकी जेब में पैसा है तो आपकी पूछ परख है और आप एक सफल व्यक्ति कहलाते हैं। और समाज में सब जगह बोलबाला उसी आदमी का रहता है जिसकी जेब में पैसा हो, और जब जेब खाली हो तो दूसरी जगह की बात तो आप छोड़ दीजिए, घर में ही कोई पूछने वाला नहीं होता है। मतलब इस वर्तमान युग में सारी जद्दोजहद पैसे को लेकर है। और इन पंच महापुरुषों में से कोई योग कुंडली में मौजूद हो और आप यह सोच रहे हो कि आपको धन का सुख मिलेगा, तो यह आपकी गलत सोच है। इन पंच महापुरुष योगों में से कोई भी योग धन देने की पात्रता नहीं रखता है। जैसा कि इन योगों के नाम से ही स्पष्ट होता है कि जब तक महापुरुष बनने की तरफ बढ़ेगा उसमें महापुरुष बनने की सामर्थ्य बढ़ेगी। और जो महापुरुष होता है वह अपने धन और सुख को त्याग कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। पर वर्तमान समय में कुछ ज्योतिष विद्वानों ने इन योगों को धन और सुख से जोड़ दिया है, और इसी अवधारणा के चलते यह भ्रम फैल गया है कि कुंडली में कोई सा भी पंच महापुरुष योग मौजूद हो तो फिर धन के अंबार लग जाएंगे, बस अब तो मजे ही मजे। ये पंच महापुरुष योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, यह सांसारिक सुखों के लिए नहीं है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि ये पंच महापुरुष योग जिन ग्रहों द्वारा निर्मित हैं उनकी प्रकृति क्या है, उनके गुणधर्म क्या हैं। आपने ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन किया है तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि हर शास्त्र में हर ग्रह के नैसर्गिक गुण, उनकी प्रकृति, इनका विशद वर्णन किया गया है। और यह वर्णन क्यों किया गया है? क्या हमारे ऋषि मुनि मंदबुद्धि थे जिन्होंने योगों के साथ साथ ग्रहों के प्राकृतिक गुण धर्मों के बारे में भी उल्लेख किया है? उनके गुण धर्म क्या हैं वह भी बताया गया है। हमारे ऋषि मुनि बिल्कुल सत्य थे, उन्होंने जो कुछ कहा वो अक्षरशः सत्य है। लेकिन कालांतर में हम लोगों ने ही अपनी सुविधा अनुसार उनके मतलब निकाल लिए। अब इसमें शास्त्रकारों की तो कोई गलती नहीं है, ये गलती तो पूर्ण रूप से हम लोगों की ही है कि हमने अपनी सुविधा से जिस योग का जो मतलब होता है उसे छोड़कर अपने हिसाब से उनका अर्थ कर लिया। अब हंस योग की ही हम बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है कि हंस जैसा पवित्र और निर्मल जीव, और गुरु जो कि हंस योग के निर्माण करता है अपने उच्च राशि में बैठकर, हमने उनको धन, पुत्र, विवाह इन सब बातों से जोड़ दिया। जबकि आप जानते हैं काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव के अधिपति होते हैं। इस वजह से गुरु ज्ञान और विवेक देने के अधिकारी हैं, और हम लोग गुरु से अपेक्षा करते हैं कि वो धन के कारक होंगे, पुत्र के कारक होंगे, विवाह के कारक होंगे। तो यह हमारी नासमझी है, यह गुरु का दोष नहीं है, हंस योग का दोष नहीं है। जो चीज किसी के अधिकार में ही नहीं है वह कहाँ से देगा। हंस योग में गुरु अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर होते हैं कर्क राशि में बैठकर, और ये आपकी चेतना को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करते हैं। ये हंस योग का निर्माण करके गुरु से यदि आप धन की, पुत्र की, विवाह की, अथवा यूं कह लें कि सांसारिक सुखों की अपेक्षा करते हैं तो यह हंस योग की गलती नहीं है, ये गलती हमारी है। और हंस योग होने के बावजूद भी यदि आप सांसारिक लफड़ों में उलझे हुए हैं तो गुरु यह पात्रता रखते हैं कि आपको उन सांसारिक सुखों से दूर करके
और आपकी चेतना को एक ऊंचाई पर ले जाएं। भले ही आपको इस चेतना की ऊंचाई तक ले जाने में ये गुरु दर दर की ठोकरें ही क्यों न खिलवाए, लेकिन इस योग के विद्यमान होने से आपको उस तरफ लौटना तो पड़ेगा ही। धन, संसार, वैभव, हंस योग में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह बाकी बचे हुए योगों के बारे में भी विस्तृत चर्चा करके इस चैप्टर को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी हमने आपको हंस योग के बारे में बताया, ठीक अन्य योगों के बारे में भी आप ग्रह के मूल गुण धर्म को समझकर उनकी व्याख्या कर सकते हैं और वो क्या चाहते हैं, उन पंच महापुरुष योगों से क्या मिलेगा, इसका निर्धारण आप स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रहों के प्राकृतिक गुण धर्म समझिए तो सारे तथ्य आपको स्पष्ट होते चले जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिए कि ये पंच महापुरुष योग ग्रह की उच्च राशि में ही बनते हैं और उच्च राशि में बनने के कारण ये लग्न को बलि कर देते हैं। और आप जानते हैं कि लग्न है हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी करने का माध्यम। तो इन योगों को आप सांसारिक सुखों की दृष्टि से मत देखिए, नहीं तो आप चूक जाएंगे। अब भद्र योग की बात करें तो किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जैसा कि इस योग के नाम से ही स्पष्ट है कि यह योग जातक को भद्र बनाता है, शालीन बनाता है। और शालीन वही हो सकता है जिसमें वैचारिक क्षमता हो, बौद्धिक क्षमता हो, जो ज्ञान का भंडार हो। अब काल पुरुष की कुंडली में भद्र योग के निर्माण करता बुध छठे भाव कन्या राशि में उच्च के होते हैं। तो यदि मेष लगन यानी काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में बुध विराजमान हो तो यह भद्र योग का निर्माण होगा। और इस योग के निर्माण से जातक स्वभावतः ही भद्रता और शालीनता का गुण लिए हुए रहेगा, बुद्धि का कुशाग्र होगा। चूंकि बुध यहाँ पर भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं और अपनी उच्च राशि में ही बैठे हैं, तो लग्न तो यहाँ पर बलि हो ही जाएगा। छठा भाव ज्ञान का है, ब्रह्मचर्य का है। तो इस जातक में अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने की अद्वितीय क्षमता मौजूद रहेगी। क्योंकि यहाँ छठे भाव में उच्च राशि है, छठा भाव एक्टिव है, तो इस जातक में कामुकता नहीं रहेगी, उच्छृंखलता नहीं रहेगी, बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा होगी। और चूंकि छठा भाव ब्रह्मचर्य का भी है, इसलिए इन जातकों में प्राय कामवासना की कमी और प्रजनन क्षमता में भी कमी रहती है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जो ब्रह्मचारी होते हैं उनमें छठा भाव बहुत ज्यादा प्रबल रहता है। और अन्य लग्नों में भी आप इसी सूत्र को लगाकर, जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी आपको बताए हैं, उसके हिसाब से इस भद्र योग का निर्णय कर सकते हैं। जैसे वृक्ष लगन में छठे भाव में शनि की उच्च राशि तुला पड़ेगी, तो यहाँ पर शनि छठे भाव में बैठे होंगे तो भद्र योग का निर्माण होगा। और मिथुन लगन में छठे भाव में वृश्चिक राशि होने से यहाँ कोई भी तरह का भद्र योग नहीं बनेगा। इसी तरह कर्क लगन में भी छठे भाव में धनु राशि पड़ेगी, तो धनु राशि में भी कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, इसलिए धनु लगन में भी भद्र योग का निर्माण नहीं होगा। सिंह लगन में देखें तो छठे भाव में मकर राशि पड़ेगी, तो यहाँ पर मंगल बैठे होंगे तो भद्र योग बन जाएगा। और कन्या लग्न में छठे भाव में कुंभ राशि होगी, तो यहाँ राहु बैठे होंगे तो भद्र योग का निर्माण होगा। और तुला लग्न में छठे भाव में मीन राशि के होने से शुक्र द्वारा यह योग निर्मित होगा। इसी तरह वृश्चिक लग्न में सूर्य छठे भाव में होंगे, सूर्य द्वारा यहाँ भद्र योग का निर्माण होगा। और धनु लग्न में वृष राशि छठे भाव में पड़ेगी, तो चंद्रमा छठे भाव में बैठे होंगे तो भद्र योग का निर्माण हो जाएगा। और मकर लगन में छठे भाव में मिथुन राशि पड़ेगी, और मिथुन में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, इसलिए इस लग्न में भद्र योग नहीं बनेगा। अब कुंभ लगन में देखें तो छठे भाव में कर्क राशि पड़ेगी, तो गुरु वहां पर बैठे होंगे तो भद्र योग का निर्माण कर देंगे। और मीन लगन में देखें तो छठे भाव में सिंह राशि पड़ेगी, जो कि केतु की उच्च राशि है, तो केतु वहां बैठे होंगे तो भद्र योग का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह आज हमने इन पंच महापुरुष योगों की श्रृंखला पूरी कर ली है। आपसे एक बात कहना चाहूंगा
कि इन पंच महापुरुष योगों में ज्योतिष का सार छिपा हुआ है। आप अपने तर्क लगाइए, इनको समझिए, और यदि आप इसमें सक्षम रहते हैं तो ज्योतिष का सार आपकी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कांच की तरह स्पष्ट और पारदर्शी दिखाई देने लगेगा। लेकिन आप इसके पीछे के तर्क को समझिए। हमने जो ये इतनी कवायद की है वह इसीलिए की है। पंच महापुरुष योग आपको समझाने के पीछे कारण दूसरा है। यहाँ पंच महापुरुष योगों पर पोस्ट बनाकर वीडियोज की संख्या बढ़ाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इनके अंदर बहुत कुछ तर्क और सार छिपा हुआ है। आप ध्यानपूर्वक इनको समझिए, इनका मनन कीजिए, आपको ज्योतिष का असली सच समझ में आने लगेगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय जय सिया राम।